आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। हे गाइस, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यूपीएससी सिलेबस के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में ये सारी जानकारी दी होगी, यूपीएससी सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आज का टॉपिक हमारा है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इससे पहले हमने देखा था यूपीएससी एग्जाम पैटर्न के बारे में और यूपीएससी क्या है इसके बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल के ऊपर वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ज़्यादा क्वेश्चन यही रहता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या करें, मतलब कहाँ से शुरू करें यूपीएससी की तैयारी। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, एनसीईआरटी 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी में आपको मतलब जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं एक सभी विषयों की अलग अलग कॉपी डालें और हैंड नोट्स बनाएं, अपने हाथों से अच्छे से नोट्स बनाएं। जो आपको लगता है कि मतलब ये फैक्ट है जो मुझे मतलब एक बार पढ़ने से याद नहीं हो सकते हैं और इसको बार बार पढ़ने से ही याद हो सकते हैं, तो आप उस जो फैक्ट है उसको मतलब अपने हाथों से लिखकर एक कॉपी के अंतर्गत अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है, इस तरह से आप जो भी सब्जेक्ट है, जैसे 6 से 12 तक के सारी सब्जेक्ट के मतलब एनसीईआरटी होती है, तो आप उन सब के कॉपी अलग अलग डालें। पढ़ते वक्त आपके बहुत सारे डाउट भी हो सकते हैं, जो आप मतलब कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी, तो आप इंटरनेट पर जाकर उसको सर्च करें और आप जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और उसको जो भी आपका जो भी डाउट हो जाता है और आप उस मतलब कॉपी के अंतर्गत आपको लिखना होगा कि मेरा मतलब ये डाउट था, ये क्लियर हो गया है। इससे क्या होगा कि आप बार बार पढ़ने से वो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो हैंड नोट्स बनाने हैं उसमें सबसे पहले आप मतलब नोट्स बनाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, वो ये है कि डायग्राम। मतलब हम आंसर लिखते समय मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत मतलब आंसर को वो अच्छा बना सकती है, वो है डायग्राम। डायग्राम आपको मतलब बनाने आने चाहिए। जैसे कोई टॉपिक है, कितने प्रकार का होता है, उसके टाइप्स दिए हुए होते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं। जैसे ये कोई टॉपिक है, ठीक है, इसकी 3 टाइप है, तो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, तीन टाइप को। ठीक है, और इसके मतलब सब टाइप है तो भी इसको किस तरह से लिखा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे आप मतलब अपने नोट्स के अंदर डायग्राम अच्छे से आप इंक्लूड करेंगे तभी आपको ये चीज़ें आएगी। इसके बाद आप लिखते समय कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको छोड़ना नहीं है। जो भी आपको लगे ये अच्छा है और ये मेरे लिए मतलब एग्जाम में हेल्प हो सकता है, तो आपको वो चीज़ें सारी लिखनी है। ठीक है, और आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी एक बार ही पढ़नी है। एनसीईआरटी बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किताब को उठाकर वापस नहीं पढ़नी है। आपको जो नोट्स बने हुए आपके जो हाथ से जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसी नोट्स को आपको वापस रिवाइज करना है। जो बुक है उसको वापस नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स होते हैं अपने खुद को ही पढ़ने होते हैं, इसलिए अपने अनुसार ही नोट्स बनाने हैं, ताकि हम कितने समय बाद भी अगर वो नोट्स पढ़े तो मैं मतलब वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाए जो हम पढ़ना चाहते हैं। उस समय जो घटनाएं पढ़ी थी वो सारी अपने माइंड में वो चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाइए। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि जो एनसीईआरटी है, जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं उसको वापस बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स को ही रिवाइज करना है। इसके बाद यूपीएससी में एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है यूपीएससी में। आपको मतलब इसमें आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना अपने ही अनुसार, किसी और को मतलब टाइम टेबल देखकर उसको फॉलो नहीं करना है। आप कितने घंटे स्टडी कर सकते हैं, आप दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके अनुसार ही आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं और उसी को हमेशा फॉलो करें। जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आप उसी टाइम टेबल को ही फॉलो करें। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि स्टडी टाइम है वो आपका एक मिनिमम टाइम है, 8 से 9 घंटे स्टडी आपकी होनी ही चाहिए। ठीक, मतलब अगर आप इससे ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है। आप अच्छी मतलब 8 से 9 घंटे और अधिक स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूनतम टाइम यही है 8 से 9 घंटे। इसके बाद
इसमें एक और बात है कि मैथ और इंग्लिश, मैथ आती है मतलब जो प्रीलिम्स का सी-सेट होता है उसके अंदर मैथ आती है, तो मैथ और इंग्लिश आपको अभी से ही मतलब साथ साथ पढ़ते जाना है ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। मैथ और इंग्लिश आपको विशेष ध्यान रखना है इस टाइम। इसके बाद रिवीजन की बात करते हैं। रिवीजन मैंने आपको बता ही दिया है, मतलब एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं, कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ अपने हैंड नोट्स बनाने हैं और बार बार उसी नोट्स को ही रिवाइज करना है, ठीक है, हेड नोट्स को ही रिवाइज करना है, आपको बुक्स वापस नहीं पढ़नी है। इसके बाद जब आपकी प्रीलिम्स जो आप तैयारी करते हैं आप कंप्लीट हो जाती है, तो आपको क्या करना है कि एक आइडिया लेने के लिए आपको जो पिछले सालों के जो पेपर हुए उसको आपको देखना है, ठीक है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है। इससे आपको ये आइडिया होता है कि मतलब किस तरह के प्रश्न आते हैं और हमें मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बढ़ेगी, ठीक है। तो आपके जो मतलब यूपीएससी के पिछले सालों के जो पेपर है वो आपको देखने हैं। मतलब कभी कभी प्रश्न रिपीट भी हो जाता है तो आपको देखना नहीं है, उसको मतलब समझना है, उसको मतलब याद भी करना है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न रिपीट भी हो जाए तो आपको फायदा होगा, ठीक है। इसके बाद प्रीलिम्स में आपको मतलब कोई भी एग्जाम में प्रैक्टिस तो जरूरी है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपको कम से कम 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट भी आपको 70 से 80 मॉक टेस्ट भी होने चाहिए आपके। और मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन को समझे और रिपीटेशन होता है क्वेश्चन का तो आपको फायदा हो सकता है उससे। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स यूपीएससी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के लेकर और मेंस में भी आते हैं। तो करंट अफेयर्स को लेकर आपको मतलब अभी से ही फोकस करना है करंट अफेयर्स पर। आपका सबसे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, करंट अफेयर्स हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन मतलब कहाँ से करें ये, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो दृष्टि की एक मतलब करंट अफेयर्स को लेकर एक वेबसाइट है, दृष्टि वेबसाइट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी इच्छा हो कि न्यूज़पेपर भी पढ़ना है मुझे, तो आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण एक अच्छा न्यूज़पेपर है, उससे आप पढ़िए, ठीक है। अगर आपके जो एरिया है वहाँ पर ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण उपलब्ध नहीं है तो आप दैनिक हिंदुस्तान, ये भी अच्छा है, आप ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दृष्टि एक मंथली मैगजीन आती है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। शायद ये दोनों पढ़ने से आपको मतलब फॉलो करने से आप जो करंट अफेयर्स है वो आप क्लियर हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि न्यूज़ पर पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना है, तो आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने से पहले हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी को लेकर के बहुत सारे मतलब स्टूडेंट की ये दिमाग में रहता है कि यूपीएससी मतलब बहुत टफ एग्ज़ाम है और इतने मतलब हर साल इतने मतलब विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं तो इतने ही कम विद्यार्थी निकल पाते हैं, तो हमारा मतलब का स्थान होगा। तो इस तरह की जो नेगेटिविटी है इस दिमाग की निकाल दीजिए। सबसे पहले यूपीएससी को लेकर के जो भी आप मतलब पॉजिटिव ही सुने और पॉजिटिव ही रखें और यूपीएससी की तैयारी को एक पॉजिटिविटी के साथ ही शुरू करें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो थी जो यूपीएससी की तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं मतलब हम सबसे पहले क्या करें, यूपीएससी तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये था। अब बात करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी मतलब करते आ रहे हैं, अब एग्जाम है मतलब 3 या 4 महीने बाद उनका एग्जाम है, उनके लिए मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपका प्रीलिम्स एग्जाम 3 या 4 महीने बाद है आपका एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, बेसिक रिवीजन करना है। बेसिक रिवीजन मतलब ये हुआ कि आपने जो भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान आपने बुक्स भी पढ़ी होंगी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने बुक्स पढ़ी है उसका आपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी जो नोट्स है आपके पास उसको रिवाइज करना है। इस दौरान 3 से 4 महीनों के दौरान सिर्फ आपको प्रीलिम्स की तैयारी ही करनी है, ठीक है। इसमें मेंस इंटरव्यू वो नहीं देखना है, इसमें सिर्फ 3 से 4 महीनों के अंतर्गत आपको प्रीलिम्स की तैयारी देखनी है और बेसिक रिवीजन करना है। आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि जो चीज़ें आपको कोई चीज़ छूट ना जाए, कोई भूल भी गया है तो आपको वो चीज़ याद भी हो जाएगी, ठीक। करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। करंट अफेयर्स आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप तो इसमें आप क्या करें, एक जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो एक अलग से कॉपी डालें और वो सारे नोट्स बनाए, ठीक है। तो इस दौरान आप जो करंट अफेयर्स के जो आपने नोट्स बनाए थे, जो आप प्रीलिम्स मतलब तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप जो कॉपी डाल रहे हैं, वो जो करंट अफेयर्स की कॉपी है वो इस समय आप रिवाइज करनी है। आपको इस समय आपको मतलब नोट्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि करंट अफेयर्स की जो आपने
सारा पढ़ा है और आपने जो हैंड नोट्स बनाए हैं वो इसमें आपको रिवाइज करने हैं। इसके बाद प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं। कितने? 70 से 80, 70 प्लस लिखे, मतलब 70 से 80 आपको टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट देने जरूरी है। इसके बाद 2011 से 21 तक पेपर है वो सारे पढ़े। इस 21 में इसलिए लिखा है अगर आप 25 में एग्जाम देंगे या फिर 2024 में देंगे तो उसी के अनुसार ही आप जैसे 25 में देंगे तो 2011 से लेकर 2024 तक, अगर आप 23 में देंगे तो 2021 से 2022 तक उसी के अनुसार ही आप, मतलब जैसे आपका 2022 में एग्जाम है, ठीक है, तो आप 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी पेपर है प्रीलिम्स के वो सारे लेकर उनको पढ़िए, उनको समझिए और मतलब उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मतलब प्रश्न मतलब किस प्रकार से आते हैं, कितने लेवल के आते हैं, वो सारे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और कभी कभी रिपीट भी होता है, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। इसमें आपको सारे प्रश्न आपको याद भी करने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेंस की। प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद 3 या 4 महीने के बाद मेंस एग्जाम होता है। इसमें प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ लिखना नहीं होता है, लेकिन मेंस में लिखना होता है, इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो मेंस एग्जाम में रिवीजन करना है आपका। रिवीजन किसका? जो आपने नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करना है। इसके बाद प्रीलिम्स में भी प्रीलिम्स एग्जाम जो प्रैक्टिस जो पेपर है उनका टेस्ट देना है और मेंस में भी प्रैक्टिस टेस्ट देना है। कितने देने हैं? 40 प्लस, 40 से ज़्यादा ही हो सकते, 40 से ज़्यादा ही दे, ठीक है। इसके बाद ऐसे की बात करते हैं। ऐसे एक मतलब 10 ऐसे टॉपिक अच्छे से टॉपिक लीजिए और उसको मतलब अच्छे से तैयार कीजिए। इससे आपका ये नहीं होता है कि मतलब वही टॉपिक यूपीएससी एग्जाम आ सकते हैं, ये नहीं होता है। उससे आपका ये होगा कि जो दिमाग सोचने की जो क्षमता है वो आपकी डेवलप होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर आप लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है कि हम उसको चूज कैसे करें, मतलब इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो आपको बता दें कि एक ऐसी सब्जेक्ट को चुने जो आपकी ग्रेजुएशन में भी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए और आपको यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर लेनी चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन आपके अगर ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसी सब्जेक्ट चुने जो आप ग्रेजुएशन में भी है और उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट भी है। क्या देखते हैं कि मतलब फर्स्ट रैंक आती है, फिर सेकंड रैंक आती है, उनकी जो भी मतलब ऑप्शन है तो हम ले जाते हैं, लेकिन हमारा उसके अंतर्गत इंटरेस्ट नहीं है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें वही लेनी है जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मतलब पिछले कुछ सालों में उसका मतलब उस सब्जेक्ट का स्कोर क्या रहा है, ठीक है, वही चुननी है जिसमें पिछले कुछ सालों में स्कोर अच्छा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस पर जो लागू होती है वही सब्जेक्ट आपको लेनी है, ठीक है। और जीएस में भी हेल्पफुल होनी चाहिए। तो वापस बता देती हूँ आपको, जो ऐसी सब्जेक्ट चुनिए जो ग्रेजुएशन में भी वो, ठीक है, और इसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और स्कोर भी अच्छा हो उसका, और इसके बाद जीएस में भी हेल्पफुल हो। ये 4 चीज़ें आपको अगर ये ध्यान में रखेंगे तो आपको सब अच्छी से आप चुन लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको मतलब ये तो ऑप्शन सब्जेक्ट की मतलब चूज कैसे करें उसकी बात थी। इसके बाद बात करते हैं कि मतलब जो मेंस एग्जाम होता है इसमें क्या होता है, इसमें लिखना पड़ता है। मेंस का एग्जाम 3 घंटों का होता है, एक पेपर 3 घंटों का होता है, ठीक है। एक जो प्रश्न होता है उसको 9 मिनट के समथिंग टाइम मिलता है। जब हम प्रश्न को तो पेपर को जैसे खोलते हैं तो प्रश्न को हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। तो जिसमें मतलब समझने में भी कम से कम 1 मिनट तो चला ही जाता है, तो पीछे 8 मिनट बचे, ठीक है। तो हमें 8 मिनट के अंतर्गत 240 शब्द लिखने होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी कहाँ से मतलब डेवलप हो सकती है, वो होगी जहाँ से मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, उसमें जो आपकी मतलब आप जो हैंड राइटिंग बनाएंगे, जो आप हैंड नोट्स बनाएंगे, उसके अंतर्गत आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपकी डेवलप होगी, ठीक है। तो आप कोशिश यही कीजिए कि अच्छे से राइटिंग जमानी है, और अगर आप पहले से आप धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब अच्छी राइटिंग बनाते तो कोई बात नहीं, ठीक है। धीरे धीरे टाइम जैसे जाएगा तो आप मतलब अच्छी से आपकी राइटिंग हो जाएगी। तो 8 मिनट के अंतर्गत आपको 240 शब्द लिखने होते हैं, और इसमें मतलब आपकी अशुद्धि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो मतलब 25% सक्सेस की मतलब
होता है, इसमें 25% सक्सेस की गारंटी होती है। मतलब उसके बाद स्पीड बढ़ाए। स्पीड तो आप जैसे लिखने से ही बढ़ा सकते हैं, जब जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं उससे आपकी मतलब स्पीड भी बढ़ती है। और आंसर को सुंदर कैसे बनाए, आंसर को सुंदर मैंने बता दिया आपको। डायग्राम बनाना सीखे और इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखना सीखे और स्पीड राइटिंग अच्छी बनाना सीखे, स्पीड बढ़ाए। इससे आप अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। डाटा इंक्लूड करें, फैक्ट अच्छे से उसके अंतर्गत लिखे। इसके बाद मैप 3 मैप आपको आने ज़रूरी है। भारत का मैप आना ज़रूरी है। जब भी आप आंसर लिखते हैं कम से कम मतलब यूपीएससी जब भी एग्ज़ाम जो भी मतलब आंसर लिखते हैं तो उस समय आपको मतलब भारत का कम से कम 3 बार तो मैप्स आप बना लीजिए, जिससे आपको फ़ायदा रहेगा, मतलब ज़्यादा अंक मिल सकते हैं। अब भारत का और विश्व का मैप आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम मतलब ऐसे के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ऐसे के लिए आपको एक अभी से ही एक नई कॉपी डालनी है ऐसे के लिए अलग से। उसमें आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ते हैं तो कोट आते हैं अच्छे से लिखे हुए, आते ही है, मतलब जब भी पढ़ते हैं तो कोट आते ही है। तो उस कोट को एक जो ऐसी की कॉपी आपने अलग डाली है उसके अंतर्गत लिखना है। कोट को इम्पोर्टेंट कोई किसी की बुक्स आती है, ठीक है, उसको लिखना है। या फिर अच्छे फैक्ट आते हैं जो आपको लगे कि हाँ ये ऐसे में अगर मैं लिखूंगी या लिखेंगे तो आप मतलब अच्छे ऐसे को अच्छे बना सकते हैं। तो फैक्ट को लिखेंगे, श्लोक, शायरी और ये चीज़ें आप मतलब उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ऐसे की टेस्ट प्रैक्टिस भी करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसे में 10 ऐसे मतलब टॉपिक है जो बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। इससे आपको मतलब जो आपका माइंड सेट है वो आपका डेवलप होगा। इसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से करें। इंटरव्यू में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पर आपका जो नॉलेज है वो चेक नहीं होता है, ज्ञान चेक नहीं होता है, वहाँ पर आपकी व्यक्तित्व की जाँच होती है, ठीक है। ज्ञान तो आप जब प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं, मेंस एग्जाम देते हैं, इन दोनों एग्जामों के अंतर्गत आपका जो ज्ञान होता है उसकी जांच हो चुकी होती है। इंटरव्यू की तैयारी सबसे बेस्ट कहाँ पर कर सकते हैं, आप कोई भी टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइडों से सोचकर और उस पर बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इससे आपको बोलने की जो टेक्निक है वो अच्छी होगी और आपकी जो मतलब दोनों साइड जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष से आप सोचेंगे तो भी आपका जो माइंड सेट है वो डेवलप होगा, ठीक है। इसके बाद वहाँ पर ईमानदारी, सहनशीलता देखी जाती है, ठीक है। तो हमें मतलब डेली लाइफ में ईमानदार और सहनशील वैसे रहना ही है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। इसके बाद बात करते हैं व्यक्तित्व को चयन। व्यक्तित्व चयन मतलब क्या होता है कि हम जब भी देने जाते हैं तो इंटरव्यू किसी और का देख लेते हैं और हम उसी के जैसा देखने का प्रयास करते हैं, मतलब उसी के जैसे बनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमें मतलब किसी और के जैसे बनने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है, हमें जैसे है वैसे ही रहना है, ठीक है। तो व्यक्तित्व अपना जो व्यक्तित्व है उसको चेंज बिल्कुल नहीं करना है। जैसे हम इंटरव्यू में जाते हैं सिंपल होकर जाना है और जो जैसे हम हैं वैसे ही हमें जाना है, ठीक है। वॉइस को ये ध्यान रखना है कि वॉइस ज़्यादा ऊंची भी नहीं हो और ज़्यादा धीमी भी नहीं हो। इसमें ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो हमारी जो वॉइस होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो हमारी वॉइस थोड़ी नीची भी हो सकती है। तो हमें मतलब वॉइस ऐसी रखनी है, मध्यम वॉइस रखनी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब ये हुआ कि हम जब अधिकार से बात करते हैं तो हम आँख से आँख मतलब आंखों से आँख मिला करके ही बात करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक अधिकार बात करें तो हम इधर उधर देख लिए, तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो आई कांटेक्ट हमें हमेशा ध्यान रखना है इंटरव्यू के अंतर्गत। एक दूसरी चीज़ है कि हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट का मतलब ये होता है कि हम जब जैसे ही बात करते हैं तो हाथों का जब हमेशा ऐसे इशारा करते हैं तो वहाँ पर मतलब यही ध्यान में रखिए कि ज़्यादा कम से कम मतलब हाथों का इशारा हो, मतलब हैंड मूवमेंट कम से कम हो। और इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपका जो इंटरव्यू होता है उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यू दीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। और इसके बाद कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता जरूर रखनी ही है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होने के लिए मैंने एक तरफ रैंक भी लिख लिया है, मतलब आप जनरल में है, ओबीसी एससी में है तो आप मतलब आप आईएएस बनना चाहते हैं तो कितनी रैंक तक आए हम आईएएस बन सकते हैं। तो आप जनरल में है तो टॉप 100 रैंक के अंदर आए तो आप मतलब आईएएस बन सकते हैं। इसके बाद ओबीसी में 300 रैंक के अंतर्गत, ईडब्ल्यूएस में टॉप 400 के अंतर्गत
और SC/ST में 450 समथिंग होता ही है। अगर आप टॉप 450 के अंतर्गत आ जाते हैं और आपकी कैटेगरी SC है या ST है तो आप प्रॉपर IAS बन सकते हैं। तो आपका सबसे पहले ये क्वेश्चन था कि मतलब सिलेबस को लेकर हम सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें। तो कल हमने सिलेबस को लेकर एक वीडियो डाल दिया है, तो आपने वो शायद देख लिया होगा और आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा सिलेबस। तो ये था आज का एपिसोड। तो आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।